जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीजीटी पीजीटी के करीब 5000 से अधिक शिक्षकों के आवेदन मांगे हैं। उसी को दृष्टि में रखते हुए मैं भूगोल विषय से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहा हूँ। इस टेस्ट सीरीज में या प्रत्येक टेस्ट सीरीज में कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे या उससे अधिक होंगे। इस टेस्ट सीरीज का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि भूगोल विषय को लेकर जो टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं उनकी तैयारी करा लेना। यदि आपने जितने भी टेस्ट सीरीज के जो वीडियो आएंगे यदि उसको कायदे से देख लिया और सारे प्रश्न कर लिए तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा में करीब 95% तक प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि टेस्ट सीरीज के प्रत्येक जो वीडियो को है उसको बहुत कायदे से देखिए और उसको बहुत कायदे से समझिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ कोशिश करूंगा कि आपको व्याख्यात्मक मानचित्र, फ्लो चार्ट और जो भी दूसरे माध्यम हो उसके माध्यम से वो हल करें ताकि आपको प्रश्न आसानी से समझ आ सके। वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? मतलब ये पूछा गया है कि भारत में भूगर्भीय चट्टानों का निर्माण हुआ है समय समय में, तो इसमें कौन सी नवीनतम? ए विंध्यन, बी कुडुप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। अब आपको पता करना है कि कौन सी इसमें नवीनतम है, और भाई सिर्फ ये याद नहीं रखना कि कौन सी नवीनतम है, इसमें ये भी ध्यान पड़िएगा कि इसमें कौन सी सबसे पुरानी भी है। तो इससे क्या होगा, आपके दो प्रश्न एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि रट लीजिए कि ये क्वेश्चन रट लीजिए कि अच्छा कौन सी नवीनतम है तो इसमें ये वाली नवीनतम है और बाकी आपको भूल जाएंगे। नहीं, एक क्रम से यदि आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि प्रश्न पलट के पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी चट्टान प्राचीनतम है, तब है ना। तो आप एक प्रश्न को कई रूप से सोचा करिए, जो प्रश्न लिखा है सिर्फ उसको मत देखिए, उसको कई रूप से सोचा करिए। तो कौन सी नवीनतम है? तो आइए हम चट्टानों का वर्गीकरण देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से, तो आपको उत्तर शीघ्र मिल जाएगा कि इसमें कौन सी नवीनतम है। तो प्रश्न क्या था कि इसमें कौन सी नवीनतम है, तो क्यों क्या उत्तर थे? विंध्यन, तो इसमें देखिए ये विंध्यन है। दूसरा था कुडुप्पा, ये कुडुप्पा है। तीसरा था धारवाड़, ये धारवाड़ है। चौथा गोंडवाना। तो इसमें कौन सा सबसे नवीन हो गया? देखिए सबसे नवीन कौन सा हो गया, ध्यान लगाइए। पहला ए विंध्यन था, बी कुडुप्पा था, सी धारवाड़ था, डी गोंडवाना था। तो यदि इस चार्ट को माध्यम से देखेंगे तो पहले आर्कियन बनी जिसके अंदर धारवाड़ था, तो इसका मतलब पुरानी है सबसे। फिर पुराण था जिसके अंदर कुडुप्पा और विंध्यन है, तो इसका मतलब ये भी पुरानी है। और चौथा आर्यन समूह था जिसमें गोंडवाना था। इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें डी वाला आंसर सही होगा। अर्थात भारत की इन चारों में नवीनतम कौन सा है? डी है, गोंडवाना। ठीक। दूसरा प्रश्न, भारतीय मानक समय निम्नलिखित से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इसका मतलब है दर्शाता है, इसका मतलब कि भारत का जो मानक समय है कहां से लिया गया है? ए नई दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी प्रयागराज से। इन चारों में आपको पता करना है कि भारतीय समय कहां से लिया गया है। आइए दूसरे प्रश्न को इस मानचित्र के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। पूछा गया था कि भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानक समय है वो किसके माध्यम से लिया जाता है? देशांतर रेखाओं के माध्यम से लिया जाता है, जो उत्तर दक्षिण में खींची गई, उत्तरी दूसरे दक्षिणी ध्रुव पे। तो इसका मतलब है कि पूर्व का समय आगे है और पश्चिम का समय पीछे। दूसरा, सूर्य एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में जाने में करीब 4 मिनट का समय लेता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत जैसे देश में ऐसी कौन सी स्थान है, ऐसा कौन सा शहर है जहां से मानक समय लिया गया? तो देखिए पश्चिम का जो देशांतर रेखा का विस्तार है 68.7 डिग्री पूर्व है, और जो पूर्व का देशांतरी विस्तार है वो 97.25 डिग्री है। इसका मतलब है कि यदि 97 और 68 को यदि हम माइनस करेंगे तो करीब करीब 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का विस्तार है
पश्चिम से पूर्व की दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा को। अब क्या है कि हमको बीचों बीच की रेखा लेना है, तो क्या करेंगे, 30 में यदि हम 15 करेंगे तो इसको बीच की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी, है ना। तो यदि 97 में यदि हम 15 घटा देंगे तो क्या आएगा, 82 आएगा, 82 डिग्री आएगा। तो यहां पे देखिए 80 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 84 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसकी बीच की वैल्यू हमने कितने ली, 82.30 से भारत का मानक समय लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि किस शहर से लिया जाता है, क्योंकि इस चित्र के माध्यम से तो पता नहीं चला किस शहर से। अब उत्तर में कौन कौन सा था, ए था ऑप्शन नई दिल्ली, तो नई दिल्ली तो यहां पे है, तो ये तो इस रेखा पे आ नहीं रहा मानक समय में। दूसरा है कलकत्ता, वो भी इस रेखा पे नहीं आ रहा। तीसरा था उत्तर मुंबई, वो भी इस रेखा पे नहीं आ रहा। और चौथा था प्रयागराज, जो यहां पे है। तो क्या मतलब, जो इस रेखा पे आ रहा है मानक समय, तो क्या हुआ, भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया जा रहा है, प्रयागराज से लिया जाता है। तीसरा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य स्टेट कौन सा है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, बिहार, डी बिहार। तो यदि देखा जाए तो एमपी का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यूपी का है 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राजस्थान का है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बिहार का जो है वो है करीब 94,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इससे तो क्लियर पता चल गया कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। देखिए कभी कभी हो सकता है कि इसको सीक्वेंस पे लगाने पे आ जाए कि इनको सीक्वेंस से लगाइए, तो जब आपको सीक्वेंस से लगाना होगा तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्या कहलाएगा, सबसे पहले कहलाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, इस क्रम पे भी आएगा। यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए कि देश के 5 बड़े राज्य या 3 बड़े राज्य कौन से, तो सबसे पहले तो हम राजस्थानी लिखेंगे, फिर मध्य प्रदेश लिखेंगे, फिर महाराष्ट्र लिखेंगे, फिर आंध्र प्रदेश लिखेंगे और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सीक्वेंस है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, देखिए हमेशा प्रश्नों को डबल कर लिया करिए। जैसे यहां देश का सबसे बड़ा राज्य पूछा है इनमें, तो आपको अपने आप सोचना है कि अच्छा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है कि गोवा है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम या गोवा। कर्क रेखा निम्नलिखित से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये शहर कर्क रेखा के उत्तर है कि दक्षिण है, तो इससे बहुत रिलेटेड सवाल आते हैं। इसलिए आपको इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, है ना। तो अब ये जो 4 राज्य दिया गया, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा, अब इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो हम लोग इसको मानचित्र के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए भारत का मानचित्र है और ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री में। तो अब कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है, देखिए पहले हम देख लेते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर इधर आइए आपको ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3, ये छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो इसको याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। अब आइए प्रश्न हल करते हैं कि किन किन राज्यों से गुजरती है, किन से। सबसे पहले था ए राजस्थान, हाँ देखिए राजस्थान से गुजर रही है, बी गुजरात, गुजरात से भी गुजर रही है, सी त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा से भी गुजर रही है, और डी उड़ीसा। तो ये देखिए उड़ीसा से गुजर रही नहीं, उड़ीसा यहाँ पे है और मानक रेखा झारखंड और पश्चिम बंगाल होते चली जा रही है, तो उड़ीसा से नहीं गुजर रही। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा उत्तर उड़ीसा हुआ। अब इसमें देखेंगे तो कौन सा है उत्तर, इसमें उत्तर हमारा है डी, उड़ीसा से। ये तो इसको टिक करेंगे कि उड़ीसा से नहीं गुजरती। हाँ, इसको भी प्रश्न को इस तरह भी याद कर सकते हैं कि आप पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम दिशा को क्रम से याद कीजिएगा कि इन राज्यों को क्रम से लगाइए। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती, तो आप इसको इस तरह भी
बढ़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो इन चारों में ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार, जो पहले बर्मा नाम था जिसका, उसकी सीमा पे नहीं है? तो इसको भी हम मानचित्र के माध्यम से हल करते हैं। तो देखिए ये म्यांमार है, ये पूरा यहाँ पे, और कौन कौन से राज्य इसको छू रहे हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये भारत की सीमा को छूते हैं। और प्रश्न में क्या क्या था? मणिपुर, ए मणिपुर छूता है, बी अरुणाचल प्रदेश छूता है, सी नागालैंड भी छूता है, और डी त्रिपुरा। अब ये देखिए त्रिपुरा इसको नहीं छूता। त्रिपुरा किसकी सीमा पे स्थित है? ये बांग्लादेश की सीमा पे स्थित है। और ये प्रश्न एक बार सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये देखिए, इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा ये उत्तर की तरफ भी, पश्चिम की तरफ भी, एक तो दक्षिण की तरफ भी और थोड़ा पूर्व भी। ये पूरा पूर्व नहीं है यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए 3 तरफ क्या है? त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी त्रिपुरा। छठा प्रश्न में सीमा से ही रिलेटेड है। क्या है प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? वहां पे था जो पहला प्रश्न था कौन सा नहीं जुड़ा, यहाँ पे प्रश्न क्या है? जुड़ी हुई है। तो इसको बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है कि कहां जुड़ी हुई है, कहां नहीं जुड़ी हुई है। नहीं तो हम ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, तो हमको बहुत ध्यान से करना है। तो पहला क्या है, किससे पूछा? बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो ये प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश तो बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश तो बांग्लादेश से बहुत दूर है, तो ऑप्शन त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, ठीक है, ये तो बांग्लादेश के आसपास ही है, तो इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं, ठीक है। चौथा क्या है? असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश तो भारत के उत्तर में है एकदम, तो बांग्लादेश से तो हजारों किलोमीटर दूर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर है इन 2 ऑप्शनों के बीच में है। तो आइए इसको भी हम मानचित्र के माध्यम से हल करते हैं। अब देखिए बांग्लादेश को पहले देख लीजिए कौन कौन से राज्य छूते हैं भारत के। ये देखिए पूरा पश्चिम बंगाल छू रहा है, ये असम छू रहा है, ये मेघालय छू रहा है, और ये त्रिपुरा छू रहा है। देखिए कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 राज्य। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं भारत से कितने राज्यों को छू रही हैं? 4 राज्यों को छू रही है ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और ये आपका त्रिपुरा। और प्रश्न में क्या क्या था? बी ऑप्शन था त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, और सी ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसमें क्या है? मणिपुर भी बी में था, तो मणिपुर देखिए छू रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी गलत था, ऑप्शन सी सही था, जिसके अंतर्गत क्या क्या था? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया आपका सही? आपका उत्तर सी सही था, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। अब आइए 7वां प्रश्न करते हैं कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ पर्मियन युग में, बी जुरैसिक युग में, सी तृतीय युग में, और डी ट्रायसिक युग में। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, उसमें कंसेप्ट के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी आपको रटने पड़ते हैं कि ऐसा कौन सा युग है। तो इसमें याद रखिएगा जो गोंडवाना लैंड है, जिसे जो भारत का दक्षिण पठार जिसका भाग है, दक्षिणी भाग, वो जुरैसिक युग में हुआ है। तो जुरैसिक पिक्चर या पार्क वाली पिक्चर याद रखिएगा, तो यह प्रश्न आसानी से आपको हल हो जाएगा कि गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम भी जुरैसिक युग में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा? भौमिकीय समूह का मतलब होता है कि जो भारत में चट्टानें मिलती हैं, जो हमारे यहाँ चार ग्रुप है। आर्कियन सबसे पुरानी है, फिर उसके बाद पुराण, फिर उसके बाद द्रविडियन और चौथा आर्य, है ना, कॉन्टिनरी जिसे कहते हैं। तो इसमें कोयला किस युग में मिलता है? तो ये बड़ा प्रश्न है और ये बहुत बार बहुत सारे उसमें आया है, तो इसको याद रखना है। अब उसका उत्तर क्या है? ए धारवाड़, बी विंध्यन, सी गोंडवाना, डी कुडप्पा। तो याद रखिएगा इसमें जो उत्तर है वो क्या है? सी गोंडवाना, है ना। मैं आपको और चीजें बता देता हूं, जैसे याद रखिएगा जो धारवाड़ है भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, इसको याद रखिएगा। धारवाड़ भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, लोहा अधिकांश धारवाड़ में ही मिलता है। कुडप्पा में क्या है? हीरा मिलता है, हीरा याद रखिएगा, है ना। तो और लेकिन क्वेश्चन क्या है? कोयला, तो कोयला कहां मिलता है? गोंडवाना में मिलता है, इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। 9वां प्रश्न, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत सी परीक्षाओं में आया है, तो इसको याद रखिएगा। काडमम की पहाड़ियों पर, ए, बी अन्नामलाई की पहाड़ियों पे, सी नीलगिरी की पहाड़ियों पे, डी पालनी की पहाड़ियों पे। आइए इसको हम मानचित्र के माध्यम से इसको हल करते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं। आइए इस प्रश्न को इस मानचित्र के माध्यम से हल करते हैं। देखिए ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो ए उत्तर में क्या था? काडमम की पहाड़ी। काडमम की पहाड़ी क्या है? दक्षिण में, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। बी था अन्नामलाई की पहाड़ी। अब ये देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी यहाँ पे है और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तो यहीं पे खत्म हो रहा है ना। पश्चिमी घाट तो यहाँ पे है लेकिन पूर्वी घाट यहीं पे खड़ा हो रहा है, तो अन्नामलाई भी नहीं। सी है नीलगिरी की पहाड़ी। ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ी ये बनी हुई है यहाँ पे, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिल रहे हैं, तो सी उत्तर होगा। तो हो सकता है सी उत्तर हो। और चौथा पलेनी की पहाड़ी, वो अन्नामलाई के दक्षिण में यहाँ पे है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा बताइए आप लोग। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, ये कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। 9वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। 10वां प्रश्न, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? यह प्रश्न भी कई बार आया है। कुल्लू घाटी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ए धौलाधर पीर पंजाल, बी लद्दाख और पीर पंजाल, सी महान हिमालय और शिवालिक, और डी मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए धौलाधर पीर पंजाल के मध्य ये जो आपका कुल्लू की पहाड़ी है वो स्थित है। अब आई करते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर लगाइए। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा सीक्वेंस पूछा गया, उत्तर से दक्षिण की, पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व की, दक्षिण से उत्तर। तो यहां क्या पूछा गया है? दक्षिण से उत्तर लगाइए। कौन कौन सी? सतमाला हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और कुद्रेमुख हिल्स, ये चारों को पूछा गया। तो इसका मतलब ये कहां पे है? ये चारों की चारों, ये चारों की चारों दक्कन के पठार पे है। ध्यान रखिएगा ये चारों कहां पे है? दक्कन के पठार पे है। तो आइए मानचित्र के सहायता लेके इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला ऑप्शन क्या था? सतमाला श्रेणी, यहां पे देखिए। दूसरा ऑप्शन था बालाघाट जो यहां पे नहीं शो कर रहा। तीसरा ऑप्शन हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन भी कुद्रेमुख है जो इस मैप पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये कहां पे है। देखिए सतमाला हिल्स तो ठीक है, यहाँ पे ये हरिश्चंद्र है। ध्यान रखिएगा सतमाला और हरिश्चंद्र के बीच में ही बालाघाट रेंज है। यहाँ पे अजंता पहाड़ी के इधर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में ही बालाघाट रेंज है। और दक्षिण में चले आइए, महाबलेश्वर से और दक्षिण में चले आइए तो जो कुद्रेमुख है वो कहां पे है? कर्नाटका में। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है कुद्रेमुख है। तो इसे कुद्रेमुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मुख है
वो घोड़े की तरह है, इसलिए इसको कुद्रेमुख कहते हैं। और कुद्रेमुख किस लिए फेमस है भारत में? यहां पे लो अयस्क मिलता है, इसको याद रखिएगा। तो यदि हम ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन बनेगा सही पे? सतमाला हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद और कुद्रेमुख। लेकिन उन्होंने दक्षिण से उत्तर पूछा है, तो दक्षिण से उत्तर क्या बनेगा? कुद्रेमुख, हरिश्चंद, बालाघाट और सतमाला। आइए तो ऑप्शन में हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था? कुद्रेमुख 4, फिर था हरिश्चंद रेंज 3, फिर बालाघाट था 2 और सतमाला 1। तो 4 3 2 1, तो इस ऑप्शन में कहां पे है? 4 3 2 1, ये वाला चौथा वाला डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, हो सकता है कि दक्षिण से उत्तर की जगह यदि उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो सतमाला हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद और कुद्रेमुख, तब कौन सा उत्तर हो जाएगा? तब 1 2 3 4 आपका पहला वाला उत्तर, ए वाला उत्तर सही माना जाएगा। 12वां प्रश्न, शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी साइलेंट वैली। ये प्रश्न तो अनगिनतों बार आया और सभी तरह की परीक्षाओं में आया। मतलब सिविल सर्विसेज से लेके एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सब जगह ये प्रश्न पूछा गया कि शांत घाटी कहां अवस्थित है। इसका उत्तर क्या होगा? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका, डी हिमाचल प्रदेश। मैं जब तक चारों ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप लोगों को बता देना चाहिए, सोच लेना चाहिए कौन सा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी केरला। ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित किस तट पे सबसे अधिक लैगून? लैगून का मतलब है बैक वाटर। मान लीजिए ये सीमा है तो इस तरह, और ये समुद्र है ना, और ये स्थल भाग है। तो ये जो समुद्र का भाग स्थल की ओर चला आता है और तीन तरफ स्थलीय भाग से घिरा होता है, तो उसको हम लैगून कहते हैं। इस भाग को हम लैगून कहते हैं। तो कौन कौन से? कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, मालाबार तट और कोंकण तट। अब कहां पे सबसे अधिक लैगून है, आइए इसको भी हम मानचित्र के माध्यम से हल करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या था? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल सी से होता है, तो कहां पे होगा? देखिए, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को जो नॉन ज्योग्राफर होते हैं कि कोरोमंडल तट का है, मालाबार तट का है। तो याद रखिएगा, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कोरोमंडल। इसका मतलब कोरोमंडल इस तरफ है, चेन्नई इधर है तो कोरोमंडल इधर है और मालाबार तट इधर है। तो इधर ये कोरोमंडल तट हम ले लें। कोरोमंडल तट में तो कौन सी एक है? एक है सिर्फ ये पुलिकट झील, क्योंकि चिल्का झील तो इधर उत्तरी सरकार पे है, तो ऑप्शन में तो उत्तरी सरकार है नहीं, तो इसलिए हम इसको याद नहीं करेंगे। जबकि जान लीजिए कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून है, ये उड़ीसा में है। इसको आप ध्यान से रखिएगा कि ये भारत की सबसे बड़ी लैगून है। तो जो कोरोमंडल तट है वो यहाँ पे आंध्रा तट से लेके यहां तक है। तो ये पुलिकट झील यहाँ पे एक लैगून है। और बी ऑप्शन है काठियावाड़। काठियावाड़ ये गुजरात का तट है, तो गुजरात के तट पे देखिए आपको कोई लैगून दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सी है मालाबार तट। ये देखिए मालाबार तट, जो केरल का तट है वो मालाबार तट है। तो इसमें कौन कौन सी झीलें हैं, लैगून है? वेबनाथ झील है, अष्टमुद्दी है, सस्तम कोट्टा झील है। तो ये है। और चौथा ऑप्शन क्या है? कोंकण तट। कोंकण तट ये गोवा के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। तो यहां आपको एक भी लैगून नजर नहीं आ रही। तो किस जगह सबसे ज्यादा लैगून आपको मिली? सबसे ज्यादा लैगून हमको मालाबार तट में मिली। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। वेबनाथ झील के बारे में और जान लीजिए कि वेबनाथ झील एक द्वीप है यहाँ पे जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। यहीं पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है, जो नेहरू बोट ट्रॉफी होती है वो वेलिंगटन द्वीप पे ही होती है। और वेलिंगटन द्वीप है ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा सेंटर है, जहां पे ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी जाती है, न केवल भारत के बल्कि विश्व भर के ऑफिसर यहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं वेलिंगटन द्वीप में। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा वेलिंगटन द्वीप के बारे में, जो वेबनाथ झील पे। और वेबनाथ झील का जो वेलिंगटन द्वीप है, यहीं पे देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे यहीं पर है। किस नंबर का हाईवे है? कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिख के बताइएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोरोमंडल, काठियावाड़, मालाबार, कोंकण में सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मालाबार तट। 14th क्वेश्चन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट
अलग करता है, इसको कहते हैं MCT, अलग करता है। कौन कौन से? काराकोरम लद्दाख श्रेणियों को, बी जास्कर और महान हिमालय को, सी लघु हिमालय और बाहरी हिमालय को, बाह्य हिमालय को, और डी महान हिमालय और लघु हिमालय को। इन चारों में मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है? MCT। ये प्रश्न सिविल सर्विसेज लेके PCS में कई बार आ चुका है, तो TGT PGT के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि किसको अलग करता है। तो आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूं। पहले हम लोग भारत का ये ऊपरी भाग बना लेते हैं, ये हिमालय, ठीक है, ये बन गया। अब इस पे आप ध्यान से देखिएगा, ये काराकोरम हो गया और ये हो गया आपका महान हिमालय, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका महान। फिर उसके बाद ये शिवालिक मध्य हिमालय हो गया। ये मध्य हिमालय को जो जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहते हैं। तो ये हो गया लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके बाद ये तीसरा है आपका शिवालिक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मेन थ्रस्ट किस पे है, तो मैं जो MCT किस पे करता है मैं आपको सब बता देता हूं कि MCT, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये सब किसको कैसे अलग करता है, मैं आपको ये चारों इसके अंतर्गत में बता देता हूं। देखिए, काराकोरम और महान हिमालय को जो अलग करता है उसका नाम है इंडस तामसो सूचर जोन, इसको याद रखिएगा। इंडर तामसो सांगपो सूचर जोन। सांगपो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है ना, तो इंडस सांगपो सूचर जोन, T साइलेंट है। फिर महान हिमालय लघु हिमालय को क्या अलग करता है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है M, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको बहुत अच्छी याद रखिएगा। इसको रटने का तरीका क्या है, इसको इस तरह रखिएगा कि जो C वर्ड है अल्फाबेट का वो पहले आता है और B जो वर्ड है अल्फाबेट का वो बाद में आता है। आप यदि इसको इस तरह याद रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह। और ये कौन सा है? मैदानी गंगा का मैदान है। तो अब क्या, शिवालिक और गंगा के मैदान को जो अलग करता है उसका नाम है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो कौन कौन से वर्ड हो गए? सबसे पहले लिखिएगा ITSZ, इंडस सांगपो सूचर जोन, फिर MCT, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर HFF। ये इस सीक्वेंस से आप इसको याद रखिएगा तो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। बस आपको ये लॉजिक लगाने की बात है। यदि आपको कंफ्यूजन होता कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट ऊपर है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट ऊपर है, तो सी जो अल्फाबेट है वो B के बाद आता है, तो यहाँ पे ऊपर कर दीजिएगा, उसको B को नीचे कर दीजिएगा, और F तो नीचे है ही है, तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा उत्तर सही होगा? इस हिसाब से हम देखेंगे तो कौन सा उत्तर सही होगा? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये पाया जाता है। और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय मतलब शिवालिक के बीच पाया जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। महान हिमालय जास्कर, जास्कर का मतलब काराकोरम हो गया, तो यहां पे पाया जाता है इंडस सांगपो सूचर जोन। तो इसके हिसाब से डी आंसर बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न, आदम का पुल जिसे एडम ब्रिज कहते हैं निम्नलिखित किन देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, बी भारत म्यांमार, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत श्रीलंका। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पे आदम का पुल पड़ता है? तो आइए इसको मानचित्र के माध्यम से हल करते हैं। ये देखिए, भारत का दक्षिणी भाग है, ये तमिलनाडु राज्य है, और ये श्रीलंका का है। तो एडम ब्रिज कहां पे दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आपको दो तीन चीजें और याद रखना है कि जो भारत का ये धनुषकोटी वाला भाग है और ये श्रीलंका का पर्ल बैंक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये धनुषकोटी, अभी भारतीय रेल यहाँ पे रेलवे लाइन बना रही है ताकि चूंकि धनुषकोटी तक बहुत लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दे, तो ये बढ़ता है। उसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? पंबन ब्रिज, पंबन चैनल, ये देखिए यहाँ पे है, और गल्फ ऑफ मन्नार, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना। पंबन चैनल क्या है? ये रामेश्वरम है और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु का मुख्य भूमि है। तो ये रामेश्वरम को जोड़ता है जो चैनल, जो बीच से अलग कर रहा है वो है
पम्बन चैनल, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अभी भारतीय रेलवे नया पम्बन ब्रिज भी बना रही है। पुराना वाला ब्रिज काफी पुराना हो गया, तो एक नया ब्रिज बन रहा है। तो आपको याद रखना है, पम्बन चैनल किसको अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। फिर ये देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, इसी को पाक बे भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पाक बे बना हुआ है। ये कई बार पूछ लिया जाता है पाक जल संधि कहाँ पाई जाती है, तो क्या होता है, बहुत लोग भारत तो पाकिस्तान लगा देते, नहीं भाई, पाक बे यहाँ पे पाया जाता है। और एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है। तो देखिए, एक प्रश्न के आधार पे आप लोगों ने कितनी चीजें सीख ली, पाक बे, पर्ल बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पम्बन बीच। तो कितनी सारी जानकारियां आपको एक ही प्रश्न के अंदर मिल गई हैं। अब तो उत्तर आप लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे। इसमें कौन सा उत्तर है? डी, भारत और श्रीलंका। 16वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये देखिए, थोड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी चूंकि आ चुका है इसलिए मैंने यहां पे लाया हूं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा? बस्तर। बस्तर कहां पे? छत्तीसगढ़ में। बी, कच्छ, गुजरात में। सी, जैसलमेर, राजस्थान में। और डी, बाड़मेर में। तो इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात में है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ये देखिए, भूमध्य रेखा होता है इक्वेटर, 0 डिग्री के पास कौन सा स्थान है? ए, कन्याकुमारी, बी, अगाती, सी, इंदिरा पॉइंट और डी, मिनी क्वाय। इन चारों में कौन सा स्थान सबसे पास है? आइए मानचित्र के आधार पर देखें कि कौन सा स्थान सबसे पहले। ये देखिए, भूमध्य रेखा दिख रही है आपको, 0 डिग्री दिख रही है। और उत्तर क्या 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 था? उत्तर कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी यहाँ पे है, भारत के एकदम दक्षिणी भाग में, यहाँ पे कन्याकुमारी है। फिर अगाती, अगाती के लक्षद्वीप में है, यहाँ पे है। तो ये तो कन्याकुमारी के उत्तर में हो गया, तो ठीक है। फिर तीसरा था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में है बताइए आप लोग जल्दी से। कार निकोबार में है कि ग्रेट निकोबार में है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। और चौथा था, जो उत्तर था, वो था मिनी कॉय। मिनी कॉय कहां पे है? वो भी लक्षद्वीप में है। तो अब यदि इन सब के मिनी कॉय यहां पे इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पास कौन सा है? सबसे पास ये इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में भूमध्य रेखा के पास है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। 18वां प्रश्न, भारत की तटरेखा की लंबाई, तटरेखा मतलब कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? 5200 किलोमीटर ए, बी 7516 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर, डी 7516 मील। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है, कौन सा सबसे सही है, जो भारत की तटरेखा की लंबाई को बताता है? आइए इस चित्र के मानचित्र के माध्यम से इसको समझे। देखिए, तटरेखा की लंबाई कहां से होती है? यहां से गुजरात से शुरू होती हुई ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होती है। तो ये पूरी भारत की कुल तट रेखा की है। इसके अलावा लक्षद्वीप भी है और ये अंडमान निकोबार भी है। तो जो भारत की जो, यदि ये प्रश्न कई रूपों में आता है, यदि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई पूछी जाए तो ये कितनी है? 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी तटरेखा की लंबाई ले लेते हैं तो ये 7516 किलोमीटर हो जाती है। इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है, लेकिन जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की लंबाई ले लेते हैं तो ये 7516 किलोमीटर है। इसमें आप दूसरा भी प्रश्न याद कर सकते हैं, कैसे? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा कि यदि जब केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड हो जाए तो सबसे लंबी किसकी? एक नंबर पे है अंडमान निकोबार। और यदि मुख्य भूमि पे ले लिया जाए तो गुजरात राज्यों में एक नंबर पे है, लेकिन अंडमान निकोबार की तुलना में 2 नंबर पे है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु है और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। तो क्या हो गया? सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर गुजरात, ठीक है, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु और
चौथे, और फिर है महाराष्ट्र। ये लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर देंगे तो राज्यों के संदर्भ में सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई किसकी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इस आधार पर भारत की तटरेखा की लंबाई क्या होगी? बी 7516 किलोमीटर। यहां भी देखिए 7516 मील लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, ये किलोमीटर में है 7516 किलोमीटर। 19 प्रश्न, 9 डिग्री चैनल अलग करती है उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान को, बी कार निकोबार ग्रेट निकोबार को, सी लक्षद्वीप मिनिकॉय को, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। सबसे पहले 9 डिग्री चैनल को आप समझ लीजिए। देखिए 9 डिग्री चैनल क्या है? मतलब जो धारा, समुद्री धारा जो 9 डिग्री अक्षांश से बहती है उसी को 9 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल होगी तो 10 डिग्री अक्षांश से बहती है। आइए अब मानचित्र के माध्यम से इसको प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन था उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ये नॉर्थ अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, और ये 10 डिग्री, इसका मतलब ये 10 डिग्री से उत्तर है, इसका मतलब ये 11-12 पे है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ये 10 डिग्री है और ये 6 डिग्री में। इसका मतलब इसमें ऑप्शन आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं है इसमें ऑप्शन, ये बताइए आप। क्योंकि ये जो वैल्यू है कार निकोबार ये 9 डिग्री पे है, तो इसका मतलब है 9.10 पे है। इसका मतलब है कि ये जो ग्रेट निकोबार है ये 8 डिग्री चैनल अलग करती होगी, तो इसका मतलब ये दोनों भी उत्तर इसमें नहीं आते। तीसरा ऑप्शन था लक्षद्वीप मिनिकॉय। ये देखिए लक्षद्वीप का पूरा भाग है, ये देखिए लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप का भाग है, और ये मिनिकॉय, और बीच में क्या लिखा है? 9 डिग्री चैनल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आंसर था ये क्या है? सी आंसर होगा हमारा, जो 9 डिग्री बताता है कि जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 20वां प्रश्न, गारो खासी जैंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में किसका भाग है? महान हिमालय के, दक्कन के पठार का, शिवालिक का, की अरावली का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके उत्तर के लिए आपको मानचित्र की ही सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप इसको बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये जो पूरा भाग है, ये वाला पूरा भाग और ये वाला भाग, ये पूरा दक्कन के पठार का ही भाग है। ये बीच में मालदा गैप है, जो हिमालय के निर्माण के कारण मालदा गैप का निर्माण हो गया था, और जो मेघालय वाला भाग है वो दक्कन के पठार से अलग हो गया था। तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और ये है गारो खासी जैंतिया। ये कहां पे है? कहां पड़ती है? मेघालय में पड़ती है। और खासी में ही याद रखिएगा चेरापूंजी और मानसीराम है, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गारो खासी जैंतिया में सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी पे होती है? तो आपको याद रखना बीच वाली खासी पे ही, जहां चेरापूंजी और मासीराम दोनों उपस्थित है, जो समय समय पे बदलता रहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। वास्तव में ये नाम है, ये तीनों वहां की जनजातियों के नाम पे पड़ा गया है। गारो खासी जैंतिया वहां की 3 जनजातियां हैं जिसके नाम पे ये रखा गया है इस नाम को। तो यदि हम आएंगे इस उत्तर पे, तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे दक्कन के पठार का उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। 21वां प्रश्न, 21, हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा। अभिसरण का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण के द्वारा, और महाद्वीपी और द्वीपी चाप के अभिसरण के द्वारा। इन चारों में कौन सा ऐसा उत्तर है जो इस बात को बताता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है? आइए इस चित्र को ध्यान से देखें। यह प्लेटों का चित्र है जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद है। पहला है महासागर प्लेटों का अभिसरण। यदि हम देखा जाए तो हिमालय ये रहा, तो ये महाद्वीपी प्लेट है, तो और ये भी महाद्वीपी प्लेट है। इसका मतलब पहला उत्तर गलत है। दूसरा महाद्वीपी प्लेटों का अभिसरण, तो इसका मतलब है कि ये जो हिमालय पर्वत यहाँ है ये यूरेशियन प्लेट है, और ये कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इसका मतलब ये जो प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर खिसकेगी और ये इधर खिसकेगी, तो दोनों
के अभिसरण के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका उत्तर है वो बी वाला है। हम दूसरे ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं तो आपको क्लियर। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, ये तो महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और महासागरीय नहीं, महाद्वीपीय प्लेट है। जान लीजिए एक चीज को बहुत अच्छी तरह कि पृथ्वी पर करीब 7 प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और ये अंटार्कटिक प्लेट। लेकिन इनमें सिर्फ जान लीजिए एक ही महासागरीय प्लेट है, वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वाली। यही एक मतलब जलीय प्लेट है और बाकी क्या स्थलीय प्लेट है। तो प्लेटों को निर्धारण कैसे होगा कि कौन जल की है कौन स्थल की? सीधा सा कंसेप्ट है कि जिस प्लेट में जिसका भाग ज्यादा होगा वो प्लेट वही कहलाएगी। यदि जल का भाग ज्यादा होगा तो जलीय प्लेट कहलाएगी, महासागरीय प्लेट कहलाएगी, और स्थल का भाग ज्यादा होगा तो महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगी। तो इसके अनुसार इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, महाद्वीपीय महाद्वीप प्लेट। इसका मतलब है कि जो हिमालय पर्वतमाला वो किसके अभिसरण से बना है? वो महाद्वीपीय महाद्वीप पे। तो महाद्वीपीय महाद्वीपियों में एक प्लेट हो जाएगी यूरेशियन प्लेट और दूसरी हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। अब आइए करते हैं 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको बहुत ध्यान से रखना है कि हाँ है कि नहीं है। यहां पे पूछा गया है नहीं है। तो माउंट आबू अरावली में, तो इसका मतलब कहां पे? माउंट आबू अरावली गुजरात में है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, कोडाई कनाल अन्नामलाई में है कि नहीं, इसको बस देखना है। उटक मंडलम नीलगिरी में है, इसको भी चेक करते हैं। अल्मोड़ा कुमायूं में है। तो अब आपको ये चेक करना है कि वाकई ये कौन सी जगहों पे है। तो आइए इसको मानचित्र के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ये अरावली हिल्स है, ये देख रहे हैं अरावली से यहाँ पे माउंट आबू है, ये देखिए माबू हिल्स लिखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो मतलब ये गलत नहीं है, माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर ही स्थित है। तीसरा ऑप्शन है उटक मंडलम नीलगिरी की पहाड़ी में। उटक मंडलम कहाँ पे है? ये देखिए, ये उटक मंडलम है, इसको हम ऊटी के नाम से भी जानते हो। ये क्या लिखा है? नीलगिरी है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा ऑप्शन था अल्मोड़ा कुमायूं पे, ये देखिए कुमायूं है और ये देखिए अल्मोड़ा है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और बचा क्या? अब दूसरा ऑप्शन कोडई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी पे, यह है कि नहीं? आइए मानचित्र के द्वारा देखते हैं। अब देखिए चौथा जो हम लोगों ने देखा था कोडई कनाल वहां पे है कि नहीं, ये देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहाँ पे कोडई कनाल कहीं पे नहीं दिख रहा। वास्तव में जो कोडई कनाल है पॉलिनी हिल्स पे है, इसको याद रखिएगा। कोडई कनाल कहाँ पे? पॉलिनी हिल्स पे स्थित है, ना कि अन्नामलाई हिल्स पे। तो इस आधार पे जो हमारा उत्तर कौन सा होगा? बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब है कि माउंट आबू अरावली में है, उटक मंड नीलगिरी में है, अल्मोड़ा कुमायूं में, कोडई कनाल उस अन्नामलाई पे न होके पालनी की पहाड़ियों पर है, पालनी की पहाड़ियों पे है तमिलनाडु में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। आइए मानचित्र के माध्यम से इसको देखते हैं। आइए इस मानचित्र को देखते हैं। तो ये कौन सा भाग है? हमारा ग्रेट निकोबार है, जिसमें भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो उत्तर कौन कौन सा था? पहला सुमात्रा, ये देखिए सुमात्रा ये है। बी में बोर्नियो ये है। सी में जावा ये है और डी में श्रीलंका ये है। तो ये देखिए यदि ध्यान से देखा जाए तो श्रीलंका और ग्रेट निकोबार की दूरी बहुत है, ग्रेट निकोबार और बोर्नियो की दूरी बहुत है, ग्रेट निकोबार और जावा की दूरी बहुत है। तो सबसे पास कौन सा है? सुमात्रा का। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ए, सुमात्रा। मतलब भारत का जो ग्रेट निकोबार है भौगोलिक दृष्टि से सुमात्रा के पास स्थित है। अब आइए पढ़ते हैं 24वां पर। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है कि हाँ पूछा है कि नहीं। तो इस प्रश्न में क्या है? नहीं पूछा गया।
पर्वत दर्रा, दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा या पास कहते हैं। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय में, जोजिला लद्दाख में। यहाँ पहले जम्मू कश्मीर लिखा था, चूंकि अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख बन गई है तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कि लद्दाख में, तो ये चेक करना पड़ेगा कि अब ये कहाँ पे प्रश्न है। तो इसको भी हम दर्रों वाले मानचित्र के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन क्या था? शिपकीला हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए शिपकीला है और ये कौन सा राज्य है? ये हिमाचल प्रदेश है। इसका मतलब ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। दूसरा बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए बॉमडीला है और ये कौन सा राज्य है? ये भी अरुणाचल प्रदेश है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा था नाथुला मेघालय में। अब मेघालय में देखिए यहाँ पे कोई है? मेघालय में तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, नाथुला दर्रा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है। जो नाथुला दर्रा है वो मेघालय में ना होके सिक्किम में। चौथा भी चेक कर लेते हैं, जोजिला लद्दाख में। ये देखिए जोजिला, ये लद्दाख में अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू कश्मीर और ये, तो चौथा ऑप्शन क्या है? जोजिला लद्दाख में। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें जो उत्तर हमारा होगा सी, नाथुला मेघालय में ना होकर सिक्किम में है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। 25वां, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह। ए जोजिला, बी शिपकीला, सी चुंबा घाटी, डी बनिहाल। इसमें से ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे होकर हम आसानी से लेह जा सकते हैं? यदि उत्तर में हम देखें तो ये पहला है जोजिला, यहीं पे लेह लद्दाख है, तो इसका मतलब ये जाने का रास्ता हो सकता है। दूसरा शिपकीला, ये तो हिमाचल प्रदेश में, तो इससे ले जाने का रास्ता नहीं बनता। तीसरा चुंबा घाटी, ये भी यहीं पे है, तो यहाँ पे भी नहीं जाने का बनता। और तीसरा बनिहाल, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में। तो लेह लद्दाख कहाँ पे? यहाँ पे लोकेशन है। तो कौन सा दर्रा सबसे पास है? जोजिला। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ये ए वाला जोजिला उत्तर इसका सही होगा।